तो अभी हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं 2022 का एक क्वेश्चन आया था जो मैंने होमवर्क में भी दिया, आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन है, और वो है व्हाई डिड द, अगर आप लिखना चाहें और प्रैक्टिस करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये लेआउट मेथड है। मैं क्या आपको बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं लेआउट मेथड, राइट, लेआउट मेथड। ये क्या मेथड है? जैसे मैंने इससे पहले 20 प्रिंसिपल्स ऑफ आंसर राइटिंग पढ़ाई, आप में से बहुत से बच्चे इसका पार्ट रहे होंगे, अच्छे से उसको समझते होंगे। तो लेआउट मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर हम, जैसे मकान की नींव होती है तो क्या होता है, हम नींव भर देते हैं, उसके ऊपर कमरे और दीवारें बनाते चले जाते हैं। तो लेआउट मेथड एक ऐसा मेथड है सभी बिगिनर्स के लिए जो अच्छी आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं, कि किसी दिए हुए क्वेश्चन पे हमें क्या क्या पॉइंट्स रखने पड़ते हैं। तो ये एक लंबी प्रोसेस होता है। आपको जो पॉइंट्स आता है उस पर आप रख दीजिए, और जो पॉइंट आपके मिसिंग है उसको अपने टीचर से बात करिए, उसको ढूंढिए और उसको ले आकर उसमें डाल दीजिए। यानी यूपीएससी इस क्वेश्चन पर आपसे क्या क्या हेडिंग्स या क्या क्या सेगमेंट्स चाहता होगा। तो इसको मैंने 20 प्रिंसिपल्स ऑफ आंसर राइटिंग में बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं की पॉइंट्स। तो ये की पॉइंट जो हैं, की पॉइंट्स, राइट, तो ये इसके अंदर अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। तो ये मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, लेआउट मेथड आंसर राइटिंग का, कि इतने पॉइंट्स आप रखिए और इसमें आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लिख लीजिए इसको, मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ द इंडियन सोल्जर्स विद कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ द देन इंडियन रूलर्स, राइट। 2022 मेंस का क्वेश्चन है कि क्यों, लिखो, क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं, क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं, जिसमें ज्यादातर भारतीय सिपाही थे, जिसमें ज्यादातर भारतीय सिपाही थे, वो भारतीय शासकों की सेनाओं से जो कि ज्यादा बड़ी थीं, उनके खिलाफ, जो कि ज्यादा बड़ी थी उनके खिलाफ लगातार जीत दर्ज करते रहे। क्यों लगातार जीत दर्ज करते रहे? यानी अंग्रेजों की सेना छोटी थी, उसमें भी मोस्टली भारतीय सिपाही, फिर भी वो भारतीय शासकों के खिलाफ कैसे जीत दर्ज करते चले गए, इसका आंसर वो मांग रहा है। 2022 का ये क्वेश्चन है। क्लियर है? अब जरा देखिए कि इसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले आप एक लेआउट बनाइए, आप मुझे बताइए कि इसमें आप क्या क्या पॉइंट रख सकते हैं। आप जल्दी मुझे बताइए आप इसमें क्या क्या पॉइंट रख सकते हैं जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो जाए। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं मुझे बताइए। तो लेआउट में आप क्या क्या रखेंगे, देखिए इसको सीखना है। यानी इस क्वेश्चन को करते समय जो हमारे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है वो बहुत जरूरी होती है। बड़ी प्यारी बात सिखा रहा हूं, हजारों रुपए का कोर्स है ये, तो बड़े ध्यान से सुनो कि ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। भाई अगर आपको भी आईएएस बनना है तो देना तो पड़ेगा। तो आपको यह बताना है कि इस क्वेश्चन को करते समय आप कितने डायमेंशंस कवर कर सकते हैं, राइट। और क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की सेना जिसमें ज्यादातर भारतीय सिपाही थे, क्या रीजन है कि वो दिक्कत हो। हाँ, चलिए बताइए प्लीज, कितने लोग इसके लेआउट्स लिख सकते हैं? जल्दी लेआउट लिखिए, जल्दी से सभी लोग, कि इसका आंसर देते समय हेडिंग्स कौन कौन सी रखेंगे। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्लीज आप जल्दी से हेडिंग लिखिए, फिर जो मैं आपको बता रहा हूं उसके साथ मैच करिए, देखिए कितने लोगों ने हेडिंग। फिर मैं आपको सब हेडिंग्स बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या रखा जा सकता था।
जवाब दीजिए। वेरी गुड, बहुत से बच्चे ट्राई कर रहे हैं। अरे शाबाश, जोश दिखाओ। आईएएस देना है कि नहीं देना है सब लोग? अब देखो, तुम्हें लेआउट मेथड का मजा दिखाता हूं कि कैसे 2-3 महीने के अंदर तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। मजा देखो इसका। राइट, चलिए जल्दी से, लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 30 सेकेंड। ओके, डन, रेडी। अब देखिए कि इसका आउटपुट क्या निकल कर आ सकता है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश मनोज, वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड मनोज, वेरी गुड, वेरी गुड मलिक, शाबाश रजनी, वेरी गुड, शाबाश। बच्चे ट्राई तो कर रहे हैं एटलीस्ट। वेरी गुड दीपिका, शाबाश। निशु गोस्वामी, वेरी गुड, वंडरफुल, वंडरफुल बेटा, शाबाश। कीप ट्राइंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड नेहा। बच्चियां बहुत बढ़ चढ़ के आंसर देनी, शाबाश। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कंपैरिजन पूछा था कि आर्मी छोटी है और उसमें भी भारतीय ज्यादातर हैं, फिर भी वो बड़ी जो सेनाएं हैं राजाओं की, उसके ऊपर कैसे उन्होंने अपना लगातार युद्ध जीते और भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। जबकि ना तो यहाँ की जलवायु उनके सुटेबल थी, ना यहाँ की भाषा, ना यहाँ की संस्कृति, फिर भी वो कैसे जीतते चले गए, इस पर उन्होंने एनालिसिस मांगा। तो ये जब दो तरह की चीजों को कंपेयर करके इस तरह के आंसर लिखने में एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देना पड़ता है। यानी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में हमें सीढ़ी दर सीढ़ी इसका आंसर रखना पड़ता है। चले हम लोग, चलिए तो देखते हैं कितने लोगों ने चीजें देखी। नंबर 1, सबसे बड़ी बात है, चूंकि यूरोपियन जो हैं वो अपने ही देश में लगातार, यूरोप में लगातार संघर्ष रहे और उन्होंने एडवांस जो है वो वॉर स्ट्रैटेजी खासतौर पे समुद्रों में उन्होंने करना सीख लिया था। वो हर तरह, उनका कोई जैसे हमारे यहाँ था भारत में तो धर्म युद्ध हुआ करता, शाम के बाद लड़ाई नहीं लड़नी है, ठीक है, और स्त्रियों बच्चों पे हाथ नहीं उठाना। अंग्रेजों के साथ ऐसा कुछ नहीं था, वो गोरिल्ला वॉरफेयर, वो मॉडर्न वॉरफेयर, ये सभी के साथ वो जुड़े हुए थे। तो उनका कोई एथिक्स मोरालिटी नहीं थी, उन्हें बस ये कब्जा करना था किसी भी हालत में। तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी, यानी कि जो सैन्य आयोजना थी, वो बड़ी सुपीरियर थी। किसने किसने लिखा, चलो जल्दी से देखते हैं। 1 नंबर, शाबाश। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में लिखना है। बिल्कुल ताकत दे दे रहा हूं, मजा आ जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी आ जाएगा और कभी भूलोगे नहीं, और आंसर राइटिंग तो इसके बाद आप मालिक बन जाओगे। तो सबसे बड़ी बात है सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स थी, यानी बहुत ही उच्च गुणवत्ता की सैन्य रणनीति, सैन्य योजना। क्या क्या था इसमें भी? अब 3 पॉइंट है। अब मैंने बताया था बहुत इतना अगर प्यार मिले, अच्छा लगे कि हाँ सर मजा आ गया, मतलब क्योंकि आंसर में डायमेंशन देखे जाते हैं कि आपने एक बात को कहने के कितने तरीके अपनाए, इसी पे हम नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात है। अब इसके बाद मैंने 3 पॉइंट बना दिए कि इफेक्टिव यूज ऑफ कंबाइंड आर्म स्ट्रेटजी। कंबाइंड आर्म स्ट्रेटजी यानी जो जैसे आधुनिक हथियार होना, ठीक है, लिखो संयुक्त आयुध रणनीति का प्रभावशाली प्रयोग। संयुक्त आयुध रणनीति का प्रभावशाली प्रयोग, जैसे इनफील्ड राइफल्स या उससे पहले की आधुनिक राइफल्स का प्रयोग। दूसरा, इनोवेटिव बैटलफील्ड फॉर्मेशंस, यानी युद्ध क्षेत्र में बेहतर कारगर रणनीति। जैसे बाहुबली में नहीं था कि कटप्पा ने वो त्रिशूल संरचना बना दी थी, तो वो उन्होंने करना शुरू किया। तो ये क्या होता था, ये ज्योग्राफी की स्टडी करते थे, ये आसपास में देखते थे इस राजा का कौन सा दुश्मन है, उसको जाके पहले मिलते थे, उसको फोड़ते थे, सेना के अंदर घुसते थे, जो इनकी तरफ हो पाता था पहले उसको अंदर से कमजोर कर देते थे। देखो इनोवेटिव बैटलफील्ड फॉर्मेशन, लिखो नवाचारी युद्ध क्षेत्र रणनीति। तीसरा, रैपिड ट्रूप मोबिलाइजेशन एंड एडॉप्टेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है
किसी भी युद्ध क्षेत्र में जहां युद्ध हो रहा है तेजी से पहुंच जाना। तो इन लोगों ने क्या किया, रैपिड ट्रूप मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट लिखो। ब्रिटिश सेनाएं तेजी से गतिशील होती थी और वहां के परिवेश को अपना लेती थी, और वहां के परिवेश को अपना लेती थी। तो ये इनकी मिलिट्री टैक्टिक। जैसे राजा महाराजा थे, अरे हाथी वाथी सजाओ यार, अपना हाथी पे बैठ के धीरे धीरे, ये बहुत तेजी से वॉरफेयर के साथ जाते थे। और अगर तुम 1857 की क्रांति के बारे में सुनोगे कैसे उन्होंने दबाया था, तो उसमें यह था कि जो अंग्रेजों के पास जो बेतार की व्यवस्था थी, जो टेलीग्राफ की व्यवस्था थी, उसकी वजह से सूचनाओं को बड़ी तेजी से फैला पाए, और इस तरह से उन्होंने जो क्रांतिकारियों को दबाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर है तीनों पार्ट? ओके, नेक्स्ट वन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्योंकि क्या हुआ, यूरोप में बहुत तेजी से आधुनिक क्रांति आनी शुरू हुई, मशीनों का बहुत तेजी से प्रभाव, भारत में उतनी तेजी से क्रांति नहीं आ पाई। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, यानी तकनीकी की इनको लाभ था, तकनीक का लाभ था। तो यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांस वेपनरी, तो इन्होंने लिखो आधुनिक वेपन का प्रयोग किया, आधुनिक जो है वो शस्त्रों का प्रयोग कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट था वॉरफेयर जीतने में। हमारे यहां वही प्राचीन समय के भाले, तीर, तलवार, ठीक है। आपने देखा टीपू सुल्तान ने फ्रांस से बंदूकें मंगाने की कोशिश की थी, तो वो लोग चूंकि उस समय बहुत युद्ध लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी जो वेपनरी टेक्नोलॉजी थी उसको बहुत एडवांस कर लिया था। यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांस वेपन लिखो, युद्ध में अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति को इन्होंने दबाया था, वो ये था इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक्स, और संचार तथा परिवहन में जबरदस्त बढ़ोतरी, संचार तथा परिवहन में जबरदस्त बढ़ोतरी। इनके यहां मोटर गाड़ियां आ चुकी थीं, उन्होंने उसको प्रयोग करना शुरू किया। इन्होंने भाप के इंजन का प्रयोग करना शुरू किया, इन्होंने मशीनों का प्रयोग करना शुरू किया, जिसकी वजह से इन्हें भारतीयों पर जबरदस्त जो है क्या हुआ, एक एडवांसमेंट मिल गई। थर्ड पॉइंट है इंटरनल डिवीजन अमॉन्ग इंडियन स्टेट्स। ये बहुत बड़ा कारण था कि भारतीय राजा महाराजा इनके बीच में बहुत बुरी तरीके से दुश्मनी थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये अंग्रेज जो टैक्टिक्स यूज करते थे, तो आसपास जैसे मान लो इस राजा का दुश्मन पड़ोसी है, तो फिर जाके उसको भड़का देते थे। तो राजा पहले आपस में लड़ते थे वो, और फिर जाकर वो दोनों को पकड़ लेते थे। या राज्य के अंदर कोई परेशान है, लालची है, जैसे जगत सेठ का नाम सुना होगा, मीर जाफर का नाम सुना होगा, मीर कास, तो इन लोगों को पकड़ लेते, चलो भैया तुम एक काम करो, तुम हमारा साथ दे दो, हम आएंगे, तुम्हें सत्ता दे देंगे, पैसा दे देंगे। इनको लालच करके उनको फोड़ देते थे। तो तुमने सुना था वो सेना लेके पहुंचा ही नहीं युद्ध में, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। लिखो भारतीय राज्यों के बीच में आंतरिक विभाजन, भारतीय राज्यों के बीच में आंतरिक विभाजन। किसका किसका इतना पॉइंट हो गया, जल्दी बताओ, ईमानदारी से बताओ, किसने किसने ये पॉइंट लिखा। एब्सेंस ऑफ ए यूनिफाइड फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। लिखो, तो ये समझ ही नहीं पाए कि इनका जो संयुक्त दुश्मन है वो ब्रिटिश है। तो पहले उन्होंने क्या किया, कर्नाटक को मैसूर से लड़ा दिया, फलाने को ठिकाने से लड़ा दिया, और फिर जाके जो आपस में उनकी शक्ति कमजोर की, फिर दोनों के ऊपर कब्जा कर लिया, पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो भारतीय राजा समझ ही नहीं पाए कि उनका कॉमन दुश्मन अंग्रेज है। लिखो एब्सेंस ऑफ ए यूनिफाइड फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। लिखो भारतीय राजा ब्रिटिश के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बना ही नहीं पाए, संयुक्त मोर्चा बना ही नहीं पाए। मजा आ रहा है? तरीका कैसा, ये टेक्टिक्स कैसी है, इसको लेआउट मेथड कहते हैं आंसर राइटिंग का। शाबाश। क्लियर? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिवेलरीज बिटवीन लोकल रूलर्स, राइट। लिखो स्थानीय राजाओं के बीच आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया, स्थानीय राजाओं का स्थानीय राजाओं की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया। और स्थानीय मतलब जैसे मान लो ऊपर एक राजा है, उसके अंडर में कोई है, तो उसी को उसके खिलाफ भड़का दिया, बोले अरे तुम्हारा राजा क्या, तुम ही राजा बन सकते हो, कहां है तुम इसकी गुलामी, इसको तुम्हें जो है वो लगान देना पड़ता है, चौथ सरदेसाई देना पड़ता है, बोले तुम ही बन जाए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं।
तो उसी को उसके खिलाफ भड़का दिया, जो उसका सामान था उसी को भड़का दिया, तो आपस में झगड़ा करवा दिया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इनकी थी। और जब दोनों कमजोर हो गए तो दोनों को हड़प लिया, बोले ना तेरा ना तेरा, ऐसे उन्होंने भारत पे कब्जा। लेकिन हमें तो आंसर में सारी बातें देखो कितनी खूबसूरती से, 150 वर्ड के अंदर कितना परफेक्ट आंसर तैयार होगा, तुम लिख के देखो और गिन लेना। 150 वर्ड के अंदर इतना जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात है ये जो पॉइंट्स है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा जो है की पॉइंट्स है। इतने पॉइंट्स अगर तुमने इतने हेडिंग डाल दी, इसके अंदर ये पॉइंट्स रख दिया, डिफाइन कर दिया, और अगर इसमें मैप वैप भी बना दिया, अरे इतना मजा आएगा क्या बताएं तुम्हें। एग्जामिनर को ये वाला पॉइंट जरूर चाहिए कि कितने तरीके से डिफाइन कर रहा है। किसी भी चीज के पीछे कई कारण मौजूद होते हैं, तो तुम इसके मल्टीपल रीजंस लिख रहे हो। चलो नेक्स्ट है कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। किसने लोगों ने लिखा, ये भी तो बात जरूरी कि उनकी जो कंपनी की स्ट्रेटजी थी, जो एफिशिएंसी थी, दे वर्क एज अ कंपनी, तो वो बड़ा एफिशिएंट वे में काम करते। उनके जो नौकरशाह थे, जो उनके लोग थे, वो बड़ा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय थी कि तुम्हें बहुत तेजी से काम करना है। नेक्स्ट लिखो कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक दक्षता, प्रशासनिक दक्षता। तो इनके यहां कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे, फटाक से फैसला ले लिया, वायसराय को भेज दिया, गवर्नर जनरल कि जाओ खटाक से करो, तुरंत के तुरंत आदेश पारित होते थे। तो इससे क्या होता था, इनकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा थी। देखो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी में केंद्रीय निर्णय लेने की प्रक्रिया थी, निर्णय लेने की प्रक्रिया थी। नेक्स्ट वन इफिशियंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। युद्ध करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो इन्होंने क्या किया था, आपने देखा कि आया, उन्होंने सबसे पहले अपना रेवेन्यू मॉडल, राजस्व व्यवस्था रख दी। जैसे बंगाल में गए और क्लाइव ने क्या किया, दीवानी पकड़ ली, तो सारा का सारा पैसा चूस लिया वहां से। राइट, नेक्स्ट देखो इफिशियंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, अर्थात दक्ष कर संग्रहण व्यवस्था और बेहतरीन प्रबंधन। कर संग्रहण व्यवस्था, कर संग्रहण व्यवस्था और बेहतरीन प्रबंधन। हर चीज, चाहे कम्युनिकेशन हो, मैनेजमेंट हो, रिसोर्स हो, सेनाओं को आना जाना हो, खटाक से तुरंत के तुरंत मूव, एक आदेश पे ये चलते थे, एक आदेश पे। और नेक्स्ट जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। कुछ युद्ध जो होते हैं, मैंने हिस्ट्री की क्लास में डिस्कस किया था, कुछ युद्ध जो होते हैं वो मानसिक लड़े जाते हैं। जैसे पहले जमाने में हुआ करता था, चंगेज खान या बड़े क्रूर आतंक, तो वो पहले अपने रूमर्स फैला देते थे, अरे वो पीछे से आया है, सर कटते हुए आया है, सबको मार दिया है, तो लोग भयभीत हो जाते थे, जनता में भगदड़ मच जाती थी। तो इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, यानी लड़ाई से पहले ही लड़ाई जीत लेना। दुश्मन हथियार डाल दे, इतना उसकी कहानियां, क्रूरता की कहानियां कि वो रक्त पीता है, रक्त से नहाता है, उसने जो ऐसे कहानियां बढ़ाते थे, आगे आगे बढ़ती थी। तो लोग डर के मारे, अरे बाप रे इतना विभत्स हत्यारा है कि सर कल करके और जो है मीनार बना दिया। तो इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। राइट, तो अंग्रेजों ने भयानक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये क्या करते थे, कई लोगों के माध्यम से कहानियां, इन्होंने कहानियां फैलाई कि यूरोप में इतनी भयानक आर्मी बनाई, और देखो हमारी किताबों में भी लिखा है, ठीक है। उसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ मिलिट्री इनविंसिबिलिटी, इन्होंने बताया कि जो जैसे उनके बारे में बोला जाता था, अभी अंग्रेजों को सुनो, कि अंग्रेजों के साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता, अगले 1000 सालों तक भारत से शासन नहीं जाएगा, 20 साल के अंदर निपट गए, ठीक है, कि अंग्रेजों का शासन अगले 1000 सालों तक नहीं जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी बातें बहुत किया करते थे। इसको साइकोलॉजिकल, इसको लिखो मानसिक युद्ध नीति में प्रवीण, मानसिक युद्ध नीति में प्रवीण। पहला, अंग्रेजों ने अपनी सेना को अजेय घोषित कर दिया, ऐसा दिखाया कि अजेय हैं। इन्होंने पूरा बताया कि अरे भैया यूरोप में ये किया, फलाने ये किया, ठीक है। इन्होंने अपनी सेना को अजेय घोषित कर दिया, तो लोगों में डर आने लगा, अरे बाप रे बाप, अंग्रेज कुछ बहुत भयानक थे, बहुत छोटे छोटे, बहुत संख्या कम थी, लेकिन उन्होंने ऐसी कहानियां फैलाई कि लोग डर के मारे हालत खराब हो गई। बिल्डिंग अलायंसेज एंड गेनिंग लॉयल्टी ऑफ की फिगर्स। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग से खेला। जैसे मान लो कोई एक नवाब है, अब भारत में धर्मों का भी मामला था, तो एक जैसे मान लो एक अमीर सेठ है, तो वो उसको पसंद नहीं कर रहा है राजा को,
तो उसको ले जाके भड़का दिया। तुम्हें पता हो ना, सबसे ज्यादा लोन लिया था जगत सेठ से, और रात में उसी ने दरवाजा खोल दिया था। तो बोले यार तुम्हारा तो इतना टैक्स ले ले रहा है, फलाना है, टैक्स लगा दे रहा है, तुम्हारे धर्म का नहीं है, तुम हमारा साथ दो, हम आएंगे उसको निपटा देंगे। तो इसने हर जगह क्या किया, अपने लोग फोड़ लिए, लालच देके फोड़ लिया। अंग्रेजों को स्थापित करने में भारतीयों को बड़ा हाथ था। वो समझ ही नहीं पाए कि ये कितना बड़ा दुश्मन है। ये इमीडिएट दुश्मन से निपटने के लिए उस महान जो एक बीमारी थी उसको हमेशा भारत के ऊपर डाल दिया, और मोस्टली उसमें इंडियंस थे, भारतीय थे। देखो, इन्होंने संगठन बनाया और महत्वपूर्ण व्यक्तियों का विश्वास जीत लिया। संगठन बनाया और महत्वपूर्ण व्यक्तियों का विश्वास जीत लिया। क्लियर है, लिख लिया? तो ये कितने लोगों ने ये सारे पॉइंट्स किए, यानी सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स, कितने लोगों ने किया? नंबर 1 कि भाई इनका मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत आगे था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी इनको, इंटरनल डिवीजन अमॉन्ग इंडियन स्टेट्स यहां पर था, कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसमें ये बहुत आगे निकल गए। कितने लोगों ने ये सारा कर लिया? तो इस आंसर में ये की पॉइंट्स हमारे होंगे पांचों, और उनके ये 2-2, 3-3 सब पॉइंट लिख के इसको 150 वर्ड में आप क्लोज कर सकते हो। मजा आया? कैसा लगा तरीका? सबसे पहले बताओ। राइट, इस तरीके से आंसर लिखने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आपको रिवीजन, अब मान लीजिए इसमें किसी को नहीं, आपने टीचर जाके पूछिए कि सर ये बताइए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या था, तो आपके टीचर के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, हाँ इस तरह से ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है, इसके बारे में वो बात होगी।